आज हम लोग यूनिट 3 का पार्ट 10 दैट इज लास्ट पार्ट करने वाले हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग आज यूनिट 3 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बच गए थे जिसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। यूनिट 4 आज नहीं स्टार्ट होगी, कल से स्टार्ट होगी। तो जो कॉन्सेप्ट बच गए थे यूनिट 3 के, उसको हम लोग करते हैं। उसके बाद कल से यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक फिलर फॉर्म नहीं ज्वाइन किया है वो रेफरल कोड यूज कर लें अलीम10, जिससे उनको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिया है, तो जल्दी करें। जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी करें, क्योंकि आपका सिलेबस निकलता जाएगा। एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। सोशल इंस्टीट्यूशंस पार्ट 10 हम लोगों को करना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में। आधुनिकीकरण और विकास। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, आधुनिकीकरण एंड विकास। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड contextual similarities are so close to each other that these are often used interchangeably. तो मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, जो वर्ड है, वो इतने क्लोज हैं, चाहे आप हिस्टोरिकली देखें या कॉन्टेक्चुअली देखें, इतना सिमिलर है कि कभी कभी लोग जो है इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं। इंटरचेंजेबली मतलब मॉडर्नाइजेशन की जगह पे डेवलपमेंट यूज कर लेते हैं, डेवलपमेंट की जगह पे मॉडर्नाइजेशन यूज कर लेते हैं। एक तरह से सिनोनिम समझ के यूज किया जाता है। एक तरह से सिनोनिम समझ के यूज किया जाता है। आधुनिकीकरण और विकास। आधुनिकीकरण और विकास ऐतिहासिक और प्रासंगिक समानताओं के कारण। तो ये ऐतिहासिक और प्रासंगिक समानताएं हैं दोनों में, आधुनिकीकरण और विकास में। और इसी कारण की वजह से एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इन्हें अक्सर एक दूसरे के स्थान पर ही उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये इतने मतलब इनकी मीनिंग इतनी मिलती जुलती है कि एक दूसरे के स्थान पे इसको यूज किया जाता है। मतलब आधुनिकीकरण की जगह पे हम लोग विकास यूज कर लेते हैं, या विकास की जगह पे आधुनिकीकरण यूज कर लेते हैं। इवन अगर दूसरे शब्द में कहें तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से हम लोग पर्यायवाची के शब्द रूप में यूज करते हैं। आधुनिकीकरण का पर्यायवाची हम लोग विकास मानते हैं, या विकास का पर्यायवाची हम लोग आधुनिकीकरण मान लेते हैं। ठीक, तो ये दोनों वर्ड एकदम सिमिलर हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंसेज हैं इन दोनों में। सिमिलर होने के बावजूद भी क्या डिफरेंसेज हैं, आखिर कोई डिफरेंस होगा जिस वजह से दो एक अलग वर्ड रखा गया है। मॉडर्नाइजेशन को अलग रखा गया, डेवलपमेंट को अलग रखा गया। So modernization refers to the change in attitude and orientation of peoples towards such a pattern of life. The outcome of working on those lines is called development. ठीक, तो मॉडर्नाइजेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन कहते हैं चेंज इन एटीट्यूड। आपके एटीट्यूड में जो चेंज आता है वो, एंड ओरिएंटेशन ऑफ पीपल, और एटीट्यूड और ओरिएंटेशन ऑफ पीपल इनमें जो चेंज आता है टुवर्ड्स सच पैटर्न ऑफ लाइफ। उस पैटर्न ऑफ लाइफ की तरफ जो है जो चेंज आते हैं। द आउटकम ऑफ वर्किंग ऑन दोज लाइन,
कॉल्ड डेवलपमेंट। अब ये इस लाइन में जब आप वर्क करते हैं उसका जो आउटकम होता है उसी को डेवलपमेंट कहा जाता है। मॉडर्नाइजेशन क्या है? एक तरह से चेंज इन एटीट्यूड या ओरिएंटेशन ऑफ पीपल टुवर्ड्स सच अ पैटर्न ऑफ लाइफ, मतलब कि पैटर्न ऑफ लाइफ के थ्रू जो ओरिएंटेशन है, जो एटीट्यूड है, उन सब में जो चेंज आता है उसी को हम लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब आप उस पे काम कर रहे होते हैं उसका जो आउटकम होता है उसी को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। आधुनिकरण से अभिप्राय जीवन के ऐसे प्रतिमान के लोगों के दृष्टिकोण और अभिविन्यास में परिवर्तन से है। उन पंक्तियों का पर काम करने के परिणाम स्वरूप जो भी मिलता है हमको उसे विकास कहा जाता है। ठीक है, आधुनिकरण से अभिप्राय क्या है? जीवन के ऐसे प्रतिमान के प्रति लोगों के दृष्टिकोण और अभिविन्यास में परिवर्तन से। ठीक है, और इन पंक्तियों पे काम करने के बाद जो परिणाम आता है उसको हम लोग विकास कहते हैं। तो ये डिफरेंस है मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट में। एस.सी. दुबे क्या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन के बारे में? एस.सी. दुबे आइडेंटिफाइज 3 पॉइंट विच आर कॉमन टू बोथ द कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने 3 पॉइंट आइडेंटिफाई किए थे जो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों के लिए कॉमन है। ठीक, एस.सी. दुबे 3 बिंदुओं की पहचान करते हैं जो दोनों अवधारणाओं के लिए समान है, जो दोनों अवधारणाओं के लिए समान है। तो एस.सी. दुबे क्या करते हैं कि 3 ऐसे बिंदु की पहचान करते हैं जो आधुनिकरण और विकास दोनों अवधारणा के लिए एक समान होते हैं। अब ये 3 पॉइंट कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। मॉडर्नाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक, जबकि डेवलपमेंट क्या है? आउटकम है। ठीक, मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। जो क्या करता है? 3 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी के बीच में डिस्टिंग्विश करता है। ठीक, तो पहला कौन हो जाएगा? ट्रेडिशनल, दूसरा ट्रांजिशनल और तीसरा मॉडर्न। ठीक, ट्रेडिशनल मतलब जो बहुत ट्रेडिशनल तरीके होते थे, ट्रांजिशनल मतलब मॉडर्न और ट्रेडिशन के बीच में जो पार्ट आता है वो ट्रांजिशनल कहलाता है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है मॉडर्न। ठीक, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको भी आप डेवलपमेंट कह सकते हैं। आधुनिकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो समाज के 3 चरणों, तो आधुनिकरण क्या है? परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो समाज के 3 चरणों पारंपरिक, संक्रमणकालीन और आधुनिक के बीच अंतर करती है। जो क्या करती है? पारंपरिक, संक्रमणकालीन और आधुनिक के बीच अंतर करती है। दूसरा क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन अनडेवलप्ड, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड सोसाइटीज। तो डेवलपमेंट क्या करता है? डेवलप डिस्टिंग्विश करता है अनडेवलप्ड कंट्रीज, अनडेवलप्ड सोसाइटीज, ऐसी सोसाइटी जो डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग सोसाइटी या डेवलप सोसाइटी। तो वहां पे क्या था? ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल और मॉडर्न। यहाँ पे क्या है? अंडर डेवलप। तो जो ट्रेडिशनल होंगी वो अनडेवलप्ड होंगी, जो ट्रेडिशनल होंगी वो अनडेवलप्ड होंगी। डेवलपिंग ट्रांजिशनल स्टेज में आ जाता है, डेवलप मॉडर्न स्टेज में आ जाता है। विकास अविकसित, विकासशील और विकसित समाज के बीच अंतर करता है। विकास क्या करता है? अविकसित, ऐसे समाज जो अविकसित हैं, या ऐसे समाज जो विकासशील है, या ऐसे समाज जो विकसित हो चुके हैं, उन समाजों के बीच अंतर करता है। ठीक, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है अकॉर्डिंग टू एस.सी. दुबे? द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज एवोल्यूशनरी। मॉडर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एवोल्यूशनरी है। ठीक, आधुनिकरण की अवधारणा जो है वो विकासवादी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन वाज इज एवोल्यूशनरी। आधुनिकरण की अवधारणा जो है वो विकासवादी है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एस.सी. दुबे के मॉडर्नाइजेशन के संबंध में। ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन सोशोलॉजी। अब ग्लोबलाइजेशन से सोशल चेंज कैसे आता है वो हम लोग देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस among countries, people, governments worldwide. It is a diverse concept. ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बहुत तेजी से जो है इंटीग्रेशन होता है, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ जाती है, मतलब एक दूसरे से बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। एमंग कंट्री, चाहे वो कंट्री के बीच में इंटीग्रेशन हो, इंटरकनेक्टेडनेस हो, पीपल के बीच में इंटीग्रेशन हो या इंटरकनेक्टेडनेस हो, गवर्नमेंट के बीच में
इंटीग्रेशन हो या इंटरकनेक्टेडनेस हो, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। और एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग डाइवर्स कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। ठीक। समाजशास्त्र में वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? तो वैश्वीकरण दुनिया भर के देशों, लोगों और सरकारों के बीच तेजी से एकीकरण और परस्पर जुड़ाव की प्रक्रिया है। तो वैश्वीकरण क्या है? दुनिया भर के देशों, लोगों और सरकारों के बीच आ, तेजी से जो एकीकरण होता है या परस्पर जुड़ाव होता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं। एक विविध अवधारणा है, ये बहुत बड़ी अवधारणा है, एक विविध अवधारणा। ठीक। Globalization makes it possible to grow interdependence among countries in the matter of economy, culture, flow of investment, technology and services। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? पॉसिबल कर देता है, इस चीज में आसानी कर देता है कि आप जो है ग्रो इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहकर ग्रो करने, एमंग कंट्रीज, चाहे वो कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, इन द मैटर ऑफ कंट्री, इन द मैटर ऑफ इकोनॉमी। ठीक। चाहे वो इकोनॉमी के मैटर में हो, कल्चर के मैटर में हो, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट के मैटर में हो, टेक्नोलॉजी के मैटर में हो या सर्विसेज के मैटर में हो, एक साथ इंटरडिपेंडेंस होकर ग्रो कर सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल करता है। ठीक। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था, संस्कृति, वैश्वीकरण क्या करता है? अर्थव्यवस्था, संस्कृति, निवेश के प्रवाह, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के मामले में देश के बीच परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ाना संभव बनाता है। तो वैश्वीकरण क्या करता है? अर्थव्यवस्था, संस्कृति, निवेश के प्रवाह, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के मामले में देश के बीच परस्पर निर्भरता, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उनको बढ़ावा देना संभव कर देता है। ठीक है। Globalization has reduced the distance between countries as now they are interconnected in almost every sphere of life, may it be personal or political। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है किस चीज को? डिस्टेंस। कंट्री के बीच में जो डिस्टेंस थी उसको बहुत कम कर दिया, उसको घटा दिया है। एज नाउ, आज की बात अगर हम लोग करें तो दे आर इंटरकनेक्टेड, तो सारी कंट्री जो है वो इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं इन ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, सभी स्पेयर में, चाहे वो इकोनॉमिक स्पेयर हो, सोशल स्पेयर हो, कल्चरल स्पेयर हो, किसी भी स्पेयर में जो है कंट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो चुकी हैं। ठीक। मे इट बी अ पर्सनल और पॉलिटिकल, चाहे वो पर्सनल स्पेयर हो या पॉलिटिकल स्पेयर हो, ग्लोबलाइजेशन ने सबको एक साथ जोड़ दिया। ठीक है। वैश्वीकरण ने देश के बीच की दूरी को कम कर दिया है, क्योंकि अब वे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। तो वैश्वीकरण क्या करता है? देश के बीच में जो दूरियां थी उसको कम कर देता है। ठीक। देश के बीच में जो दूरियां हैं उनको कम कर देता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये अब वे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में जुड़े हुए, तो हमारे जीवन से जो जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं वो, चाहे वो व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, ठीक, उनको क्योंकि अब वे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में जुड़े हुए, चाहे वो व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो। ठीक। तो ये जीवन के हर क्षेत्र को जोड़ता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो। ठीक। इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। देयर आर थ्री डोमिनेंट टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो तीन डोमिनेंट टाइप की ग्लोबलाइजेशन पाई जाती है, वो कौन कौन सी हैं? वैश्वीकरण के तीन प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। अब ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहेंगे किसको? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहते हैं जब कंट्री एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के बेस पे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। जैसे बाहर की कंट्रीज आके इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, फिर इंडिया में भी बेच रही हैं और बाहर भी बेच रही हैं। ठीक। तो एक तरह से वो इंडिया पे डिपेंड हो गया, और इंडिया उन पे कैसे डिपेंड हो गया? प्रोडक्ट के मामले में। वो अगर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो हमको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, और हमारी कंट्री में नहीं बनाएंगे तो हमको उतना सस्ता नहीं मिल पाएगा। ठीक। तो इसीलिए अभी देखा होगा आप लोगों ने, रिसेंटली बहुत इसमें बात चल रही है
कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो हमारे देश में ही आकर प्रोडक्ट बनाएं। ठीक, तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इसी को कहते हैं। जब इकोनॉमिक बेसिस पे सारी कंट्रीज, आर्थिक वैश्वीकरण यही इसी को कहते हैं, जब आर्थिक बेसिस पे सारी कंट्रीज, सारे देश जो है एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएं, एक दूसरे पे निर्भर हो जाएं, तो इस तरह के वैश्वीकरण, इस तरह के ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यानी कि आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन यानी कि आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या है? जब कंट्रीज जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाए इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, राजनीतिक वैश्वीकरण। ठीक, जब बाहर की कंट्रियां जो है इंडिया की कंट्री में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनमें जब हिस्सा लेने लगे, उनमें जब इंटरेस्ट लेने लगे, तो उसी को क्या कहा जाएगा? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन या राजनीतिक वैश्वीकरण कहा जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। जब कल्चर जो है, जब कंट्रीज जो है या व्यक्ति जो है वो एक दूसरे पे के कल्चर पे इंटरडिपेंडेंट हो जाए। ठीक, एक दूसरे के ऊपर ऐसा इंडिपेंडेंट हो जाए, किस बेसिस पे? कल्चर के बेसिस पे। तो इस तरह के ग्लोबलाइजेशन को क्या कहा जाएगा? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन या सांस्कृतिक वैश्वीकरण कहा जाएगा। ठीक, जब कंट्रीज कल्चर के बेस पे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाए, तो ऐसी इस तरह के ग्लोबलाइजेशन को कल्चरल ग्लोबलाइजेशन या सांस्कृतिक वैश्वीकरण कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, या कल्चरल ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आर्थिक वैश्वीकरण क्या होता है, राजनीतिक वैश्वीकरण क्या होता है, या सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया में कौन कौन से सोशल चेंज आए। भारत में वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन, भारत में वैश्वीकरण की वजह से कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन आए, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है न्यूक्लियर फैमिली का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, एकल परिवार। पहले भारत में ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली हुआ करती। ठीक, फैमिलीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्वाइंट फैमिली किसको कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली किसको कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं व्हेन पेरेंट्स लिव विद देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, यानी कि फादर, मदर एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन, तो उसी को न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। इस तरह की फैमिलीज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, ग्लोबलाइजेशन। ठीक, जब भी ग्लोबलाइजेशन हुआ तो न्यूक्लियर फैमिलीज का डेवलपमेंट शुरू हुआ, यानी कि जो ज्वाइंट फैमिली थी उसको उसका टूटना स्टार्ट हो गया। ठीक, एकल परिवार यानी कि जो ज्वाइंट परिवार की जो सामूहिक परिवार थे उनका खत्म होना स्टार्ट हो गया और एक न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार का आना शुरू हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में निजीकरण। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से शिक्षा में बहुत ज्यादा निजीकरण बढ़ने लगा, क्योंकि लोग जो है वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करना चाह रहे थे। वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करने के लिए उनको सरकारी फैसिलिटी उतनी मिल नहीं रही थी, गवर्नमेंट से उतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। तो प्राइवेट सेक्टर ने चाहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो हम प्रोवाइड करें। जब वो लोगों ने ये करना शुरू किया तो उसी तरह से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, शिक्षा में निजीकरण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो कई फैक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के कई फैक्टर हो सकते हैं, उनमें से एक ग्लोबलाइजेशन, उनमें से एक ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट मैकडोनलाइजेशन। मैकडोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रिडजर ने दिया था। ठीक, तो मैकडोनलाइजेशन क्या है? मैकडोनलाइजेशन कहते हैं जो फूड चेन वगैरह चलते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह खुल खुल रहे हैं ना, मतलब वेस्टर्न फूड जो है हम इंडिया में पा सकते हैं, चैन बने हुए हैं, पूरे फूड चैन बने हुए होते हैं। तो इसी को कहा जाता है मैकडोनलाइजेशन। ठीक, स्पॉन्सरशिप दी जाती है, अगर कोई मतलब इनके स्टॉल खोलना चाह रहा है तो इनको कुछ ना कुछ पैसे दे के एक फ्रेंचाइजी लेना पड़ता है। ठीक, तो इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट को मैक्रोनलाइजेशन कहा जा रहा है। अगर फूड के अलावा दूसरी चीजें जो हैं
जैसे कपड़े वगैरह हैं या और भी जो यूज़फुल चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को बाहर से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या बाहर की फूड चेन, बाहर की चैन जो है आकर यहाँ पे उस सर्विसेज को, उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रही है, तो उसको वॉलमार्टाइजेशन कहा जाता है। तो वॉलमार्टाइजेशन कहा जाता है। पॉपअप कल्चर आपने देखा होगा कि आजकल पॉपअप पॉपअप कल्चर यानी कि पॉप कल्चर यानी कि पॉप संस्कृतियाँ बहुत ज़्यादा चलने लगी। क्लॉथिंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की वजह से इफेक्ट हुआ है, क्योंकि क्लॉथिंग में क्या है, बहुत सारे हम अभी पहले इंडियन कल्चर था, ग्लोबलाइजेशन से पहले इंडिया में जो कपड़े बनते थे वही हम लोग यूज़ कर पाते थे। अब हम लोग वेस्टर्न कल्चर के जो कपड़े हैं उनको कैसे पा सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने ये पॉसिबल कर दिया है कि हम जो है अब कहीं के, पूरी दुनिया में कहीं के भी कपड़े अगर चाहें तो पहन सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता। अब ये सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? मोबिलिटी कहते हैं कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर होना, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर होना। ठीक। जैसे आप जो है मान लेते हैं सेकंड पोजीशन आपकी है, हायरार्की जो है, तो सोसाइटी की हायरार्की होती है, उस हायरार्की में अगर आपकी सेकंड पोजीशन है और आप फर्स्ट पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो यही क्या हो गया आपका सोशल मोबिलिटी कहलाता है, सामाजिक गतिशीलता। जैसे हम लोगों ने कास्ट सिस्टम में पढ़ा है कि कास्ट सिस्टम में जो है सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। सोशल मोबिलिटी पॉसिबल क्यों नहीं होती है? क्योंकि ब्राह्मण की पोजीशन जो है वो हमेशा वही रहेगी, शूद्रा की जो पोजीशन है वो हमेशा वही रहेगी, तो वहाँ पे सोशल मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन क्लास में सोशल मोबिलिटी पॉसिबल होती है। उसकी मेन वजह क्या है? क्लास में सोशल मोबिलिटी के पॉसिबल होने की वजह क्या है? तो क्लास में सोशल मोबिलिटी के पॉसिबल होने की वजह ही यही है कि क्लास में जो है अचीवमेंट के बेस पे सारी चीजें होती हैं। कास्ट में एस्क्रिप्शन के बेस पे सारी चीजें होती है, यानी कि बाई बर्थ आपको सारी चीजें मिल जाती है। आपकी पोजीशन जो होती है वो आपको बाई बर्थ मिलती है, लेकिन क्लास में जो है आपके अचीवमेंट से होती है। हो सकता है आपने अभी वो चीज ना अचीव की हो, इसीलिए आपकी पोजीशन जो है लो है किसी भी समाज में। जब आप जो है आपके अचीवमेंट बढ़ेंगे, आप ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो आपके अचीवमेंट बढ़ेंगे। अचीवमेंट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है पोजीशन वो हाई हो जाएगी। तो जब आप लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन पे मूव करते हैं तो उसी को सोशल मोबिलिटी कहते हैं। अब ये डेफिनेशन इसलिए सही नहीं होगी क्योंकि मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी का मतलब ये होता है सिर्फ मोबिलिटी, मूव करना, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करना। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन पे जा रहे हैं तभी उसको सोशल मोबिलिटी कहेंगे। अभी हम लोग उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे सोशल मोबिलिटी के। लेकिन मोबिलिटी मतलब सिंपल से अपनी पोजीशन से मूव करना, चाहे आप नीचे जा रहे हैं चाहे ऊपर जा रहे हैं। ठीक। चाहे लो पोजीशन हो, चाहे अप पोजीशन हो, अपर पोजीशन हो या हायर पोजीशन हो, किसी भी तरह की मोबिलिटी हो रही है तो उसको क्या कहेंगे? सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता। ठीक। तो समझ में आया कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी क्यों पॉसिबल है, क्लास सिस्टम में क्यों नहीं है, सोशल मोबिलिटी क्या होती है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे जो दी गई है डेफिनेशन उसके बारे में देख लेते हैं। तो सोशल मोबिलिटी रिफर्स टू द शिफ्ट। तो सोशल मोबिलिटी क्या है? एक शिफ्ट है इन एन इंडिविजुअल सोशल स्टेटस, जो क्या करता है? इंडिविजुअल सोशल स्टेटस में चेंज लाता है। इंडिविजुअल के जो सोशल स्टेटस होते हैं उनमें चेंज लाता है, फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर, एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस। अब ये स्टेटस कुछ भी हो सकता है, हो सकता है लो स्टेटस से हाई स्टेटस में चेंज आ जाए, या हाई स्टेटस से लो स्टेटस भी हो सकता है। तो सोशल मोबिलिटी जो है, आप ये नहीं कहेंगे कि सोशल मोबिलिटी कह रहे हैं तो सिर्फ अपवर्ड ही मोबिलिटी होगी, अपवर्ड नहीं होगी, किसी भी तरह से हो सकती है मोबिलिटी। ठीक। तो यही कहते हैं सोशल मोबिलिटी क्या है? एक शिफ्ट है जो इंडिविजुअल के सोशल स्टेटस को, इंडिविजुअल के सोशल पोजीशन को चेंज करता है, वन स्टेटस से दूसरे स्टेटस में, अनदर स्टेटस में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। सामाजिक गतिशीलता क्या है? सामाजिक गतिशीलता एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में एक स्थिति से दूरी। तो सामाजिक गतिशीलता क्या है? एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में, तो जो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति है उसमें वो बदलाव लाता है, एक स्थिति से दूसरे स्थिति में बदलाव को संदर्भित करता है। मतलब एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कुछ और थी, उस स्थिति में जो बदलाव आता है उसी बदलाव को क्या कहा जाता है? सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। अब गतिशीलता जो है जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में हो,
गतिशीलता किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, चाहे नीचे की तरफ गतिशीलता हो या ऊपर की तरफ गतिशीलता हो। गतिशीलता हो रही है तो उसको गतिशील सामाजिक गतिशीलता कहेंगे। अगर उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति बदल रही है तो उसको सामाजिक गतिशीलता कहा जाएगा। ठीक। The shift can either be higher, lower, intergenerational or intragenerational, and it cannot be necessarily be determined if the change is for good or bad. तो सोशल मोबिलिटी में जरूरी नहीं है कि जो चेंज हो रहा है ये अच्छा हो या खराब हो। अगर किसी का स्टेटस जो है वो लो है, सपोज करिए किसी का स्टेटस जो है वो लो है, सोशल मोबिलिटी के बाद उसका स्टेटस जो है वो हाई हो जाए, सोशल मोबिलिटी के बाद उसका स्टेटस हाई हो रहा है, तो इसके लिए सोशल मोबिलिटी जो है वो गुड है, मतलब जो भी इसकी सोशल मोबिलिटी हुई उसके लिए अच्छा है। ठीक। लेकिन एक जिसका स्टेटस जो है पहले से हाई था, एक जिसका स्टेटस जो है पहले से हाई था लेकिन सोशल मोबिलिटी की वजह से उसका स्टेटस जो है वो लो हो गया, मोबिलिटी की वजह से उसका स्टेटस लो हो गया, तो अब इस तरह की जो मोबिलिटी होगी इसको हम बैड मोबिलिटी कहेंगे। ठीक। क्योंकि जिसके लिए हो रहा है, किसी का स्टेटस, किसी की पोजीशन हाई थी सोसाइटी में, उसका स्टेटस घट गया सोसाइटी में, या उसकी पोजीशन जो है वो गिर गई सोसाइटी में, तो अब क्या है, एक तरह से उसके लिए खराब चीज हुई है, तो इसीलिए इसको बैड भी कहा जा सकता है। तो सोशल मोबिलिटी दोनों हो सकती है, चाहे वो अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, दोनों के लिए सोशल मोबिलिटी हो सकती है। द शिफ्ट कैन ईदर बी हाइयर, लोअर। ठीक। तो शिफ्ट या तो हाइयर भी हो सकती है या लोअर भी हो सकती है, मतलब एक आदमी का स्टेटस हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। इंटर जनरेशनल, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। इंटर जनरेशनल भी हो सकता है, मतलब एक जनरेशन की पोजीशन कुछ और थी और उसी जनरेशन में दूसरे जनरेशन की पोजीशन और दूसरे लोगों की पोजीशन कुछ और है। और इंट्रा जनरेशन, एक जनरेशन की पोजीशन कुछ और थी, दूसरे जनरेशन की पोजीशन बदल गई। ठीक। तो इसी को कहेंगे इंटरजनरेशनल और इंट्रा जनरेशन। ठीक। एंड इट कैन नॉट नेसेसरली बी डिटरमाइन इफ द चेंज इज फॉर गुड और बैड। आप ये जरूरी नहीं है कि आप जो है डिटरमाइन कर पाए जो चेंज हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है या खराब के लिए। ठीक। बदलाव या तो उच्च निम्न स्तर पीढ़ीगत या अंतर पीढ़ीगत हो सकता है। ठीक है। तो बदलाव कैसे हो सकता है, या तो उच्च स्तर पे होगा या निम्न स्तर पे होगा। किसी व्यक्ति की स्थिति जो है या तो उच्च होगी या निम्न होगी। ठीक। और ये पीढ़ीगत होता है, मतलब पीढ़ी में भी हो सकता है, एक ही पीढ़ी में एक का स्टेटस हाई हो दूसरे का लो हो। ठीक। और अंतर पीढ़ीगत हो सकता है, अंतर पीढ़ीगत मतलब एक पीढ़ी में स्टेटस कुछ और था, दूसरी पीढ़ी में स्टेटस कुछ और है। अभी हम लोग जब एग्जाम्पल देके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इससे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। ठीक। और ये आवश्यक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि परिवर्तन अच्छे या बुरे के लिए है या नहीं। ठीक है। तो आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वो अच्छे के लिए होगा या बुरे के लिए होगा। मतलब परिवर्तन होगा तो अच्छे के लिए ही होगा ऐसा आप नहीं कह सकते, वो बुरे के लिए भी हो सकता है। परिवर्तन होगा तो बुरे के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं है, अच्छे के लिए भी हो सकता है। ठीक। तो परिवर्तन दोनों तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर किसी का स्टेटस, किसी की स्थिति जो है वो लो है और उसकी स्थिति जो है उच्च हो, ठीक, तो अब उसके लिए अच्छा है परिवर्तन। लेकिन अगर किसी की स्थिति जो है वो हाई थी और वो लो हो गई, ठीक, तो उसके लिए जो है परिवर्तन क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा, उसके लिए परिवर्तन बैड हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अच्छा ये चेंज हो गया, ये थोड़ा सा स्लाइड का डिफरेंस है, मैं उसको रीअरेंज करके कर दूंगा। तो देख लेते हैं हम लोग, पहले मोबिलिटी देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखेंगे, क्योंकि फिर इसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ सोशल मोबिलिटी, ओरिजिन ऑफ सोशल मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो रशियन बॉर्न अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पेट्रिम सोरोकिन, तो पेट्रिम सोरोकिन ने ही जो है मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी, इन्होंने सबसे पहले, ठीक,
इन्होंने सोरोकिन ने ही सबसे पहले सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था इन हिज बुक। कौन सी बुक में दिया था? सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी नाम की एक बुक थी जिसमें इन्होंने सबसे पहले सोशल मोबिलिटी की बात की। रूस में जन्मे अमेरिकी समाजशास्त्री और राजनीतिक कार्यकर्ता। ठीक, तो रूस में जन्मे अमेरिकी समाजशास्त्री और राजनीतिक कार्यकर्ता पेट्रिन सोरोकिन ने पहली बार अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। उन्होंने ही सबसे पहले इस बुक में सामाजिक गतिशीलता की बात की है। तो इन्होंने सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात की है। कौन से बुक में की है? सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी में। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि सोशल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट सोरोकिन ने दिया, सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा सोरोकिन ने दिया था। ही स्टेट दैट देयर इज नो सोसाइटी, उन्होंने कहा कि कोई भी सोसाइटी नहीं है दैट इज कंप्लीटली ओपन, कोई भी सोसाइटी नहीं है जो पूरी तरह से ओपन हो, सच एज द क्लास सिस्टम। मतलब पूरी तरह से ओपन मतलब कि वहां पे मोबिलिटी हमेशा पॉसिबल है। ठीक, तो कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी जो है हमेशा ओपन नहीं होता। ठीक, हमेशा ओपन नहीं मतलब कोई भी आदमी अपनी स्थिति, अपना स्टेटस तुरंत नहीं चेंज कर सकता। ठीक, तो कोई भी समाज, तो रोकिन के अकॉर्डिंग कोई भी सोसाइटी अपने आप में ओपन नहीं होती जैसे क्लास होता है कि आप अचीव करिए आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी क्लास में, तो ऐसा किसी भी सोसाइटी में नहीं होता है, ये सोरोकिन कहते हैं। एंड नो सोसाइटी दैट इज कम्प्लीटली क्लोज, और कोई भी सोसाइटी नहीं है जो कम्प्लीटली क्लोज है। तो ना ही कोई सोसाइटी ऐसी है जो कम्प्लीटली ओपन हो और ना ही कोई सोसाइटी ऐसी है जो कम्प्लीटली क्लोज। ठीक, जैसे कि कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ठीक, तो कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से सोशल मोबिलिटी को अलाउ करती है, कुछ ना कुछ उसमें हिंड्रेंस होते हैं, लेकिन कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से सोशल मोबिलिटी को बैंड कर देती हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक, तो सोरोकिन कहते हैं ना ही कोई सोसाइटी ओपन है और ना ही कोई सोसाइटी क्लोज है। ठीक, गतिशीलता की अवधारणा पेश की है उन्होंने और कहते हैं कि ऐसा कोई समाज नहीं है जो पूरी तरह से खुला हो, जैसे कि वर्ग व्यवस्था। तो ऐसा कोई भी समाज नहीं पाया जाता है सोरोकिन के अकॉर्डिंग कि जो आ, समाज, ऐसा कोई समाज नहीं है जो पूरी तरह से खुला हो जैसे कि वर्ग व्यवस्था होता है, और कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो पूरी तरह से बंद हो, और कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो पूरी तरह से बंद हो। ठीक, जैसे कि भारत में जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से बंद होता है, और वर्ग व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से खुला होता है। तो ऐसा कोई भी समाज नहीं पाया जाता। ये कौन कहते हैं? सोरोकिन कहते हैं। According to Sorokin, no two societies are the same in terms of movement allowed and discouraged। ठीक, और ये भी कहते हैं उसके साथ साथ कि कोई भी दो सोसाइटी ऐसी नहीं पाएगी जो सेम होती है। किस मामले में? मोमेंट अलाउड एंड डिस्करेज के मामले में। मतलब मोबिलिटी जो है अलाउ है या वहां पर डिस्करेज किया जाता है। जैसे कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी को डिस्करेज किया जा सकता है, जाता है, वो आप मूव नहीं कर सकते। तो कोई भी कहते हैं कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो सेम होती हो, मतलब सेम होती हो कि वो सोसाइटी जो है मूवमेंट को अलाउ ही करती हो या डिस्करेज करती हो। एंड द स्पीड ऑफ सोशल मोबिलिटी कैन चेंज फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू द नेक्स्ट। और स्पीड ऑफ सोशल मोबिलिटी क्या हो सकती है? ये वन टाइम पीरियड से नेक्स्ट टाइम पीरियड भी हो सकती है। ठीक, सोरोकिन के अनुसार अनुमत और निरुत्साहित आंदोलन के संदर्भ में कोई भी दो समाज समान नहीं। ठीक, तो अनुमत या निरुत्साहित आंदोलन के संदर्भ में कोई भी समाज एक जैसा नहीं होता है, और ये कि सामाजिक गतिशीलता की गति एक समय अवधि से दूसरी अवधि में बदल सकती है। तो सामाजिक गतिशीलता की अवधि जो है वो समय समय से बदलती रहती है। मतलब गति कितनी होगी? तेज होगी, मोबिलिटी जो है बहुत तेजी से हो रही है या मोबिलिटी बहुत स्लो हो रही है, ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। ठीक, ये वक्त के समय पे निर्भर करता है। ठीक, इट डिपेंड ऑन हाउ डेवलप द सोसाइटी इज। तो गतिशीलता यानी कि मूवमेंट जो है ये इस बात पर निर्भर करता है कि समाज कितना विकसित है। तो जो गतिशीलता है यानी कि मोबिलिटी है,
वो कितनी उसकी स्पीड क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि वो समाज कितना डेवलप है। अगर बहुत ज़्यादा डेवलप होगा तो उसकी मोबिलिटी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। अगर समाज बहुत ज़्यादा विकसित होगा तो उसकी गतिशीलता भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। Such a societal shift can happen over time. An individual move from one position to another due to various social interaction. तो कहते हैं कि सोसाइटल शिफ्ट हुआ करता है। सोसाइटल शिफ्ट होना मतलब पोजीशन बदलती रहती है, जिसमें एक इंडिविजुअल की पोजीशन जो है चेंज होती रहती है एक से दूसरे में, ठीक। और ये क्यों होता है? सोशल इंटरेक्शन की वजह से, ठीक। ऐसा सामाजिक बदलाव जो समय के साथ हो सकता है, ऐसा सामाजिक बदलाव जो समय के साथ हो सकता है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक अंतःक्रिया क्रियाओं के कारण क्योंकि विभिन्न सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हैं। तो व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त करते हैं, ठीक। इसी को सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। Mobility more or less provide people with benefit as they are motivated by different factors in society and work to reach new roles that offer them a better standard of living and greater rewards. तो कहते हैं कि मोबिलिटी जो है कमोबेश जो है ये मान सकते हैं कि ये बेनिफिट ही प्रोवाइड करता है, ठीक। अगर वो लोअर मोबिलिटी ना हो तो ये बेनिफिट ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब आपको इससे मोटिवेशन मिलता है वर्क करने का, और आपको जो है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको रिवॉर्ड कर सकता है, ठीक। गतिशीलता अधिक या कम लोगों को लाभ प्रदान करती है। तो गतिशीलता जो है अधिक या कम लोगों को लाभ प्रदान करती है, क्योंकि अधिक या कम नहीं होगा, अधिक मतलब कमोबेश कह सकते हैं। गतिशीलता कमोबेश जो है लोगों को लाभ प्रदान करती है, क्योंकि समाज में विभिन्न कारकों से, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पीडीएफ आप लोग पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी। कमोबेश कमोबेश लोगों को लाभ प्रदान करने की कोशिश करता है, क्योंकि समाज में विभिन्न कारकों से प्रेरित होते हैं, क्योंकि ये जो है समाज में विभिन्न कारकों से प्रेरित होते हैं और नई भूमिकाओं तक पहुंचने के लिए काम करते हैं, जो उन्हें बेहतर जीवन स्तर और अधिक पुरस्कार प्रदान करता है। तो सामाजिक गतिशीलता जो है उन्हें अच्छा जीवन गुजारने और अच्छा पुरस्कार पाने में मदद करता है, ठीक। पीपल compete एंड कॉपरेट। तो पीपल क्या करते हैं? compete करते हैं एक दूसरे से या एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं विद अदर इन सोसाइटी टू मूव अप द सोशल मोबिलिटी लेवल। तो या तो लोग जो है कॉपरेट करेंगे या compete करेंगे। compete मतलब उनसे कंपटीशन करना, कॉपरेट करना मतलब उनको साथ में लेके चलना, ठीक है। तो पीपल जो है वो या तो compete करते हैं या कॉपरेट करते हैं सोशल मोबिलिटी लैडर जो है उसमें अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए, ठीक। तो सामाजिक गतिशीलता सीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए लोग समाज में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग करते हैं। तो लोग जो है एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग क्यों करते हैं? ताकि उनकी स्थिति जो है वो समाज में बढ़ जाए, उनकी गतिशीलता जो है वो बढ़ जाए समाज में। टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो हॉरिजेंटल मोबिलिटी, क्षैतिज गतिशीलता। मैं एग्जांपल देके सारा समझाता हूँ टाइप, तभी आपको समझ में आएगा। हॉरिजेंटल कहते हैं इस तरह की लाइन को, ठीक। जब ऊपर से नीचे की लाइन हो तो वर्टिकल लाइन कहेंगे, दाएं से बाएं की लाइन हो तो उसको क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे, ठीक। लेफ्ट टू राइट लाइन हो तो उसको हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे। अब ये हॉरिजेंटल मोबिलिटी क्या है? हॉरिजेंटल मोबिलिटी क्या है? सपोज करिए एक डॉक्टर था, ठीक। डॉक्टर जो है वो बाद में पढ़ लिख के जो है इंजीनियर बन गया। डॉक्टरी में उसको मजा नहीं आ रहा था तो वो बाद में इंजीनियर बन गया, या कोई इंजीनियर था बाद में डॉक्टर बन गए, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक। तो अब यहाँ पे पोजीशन क्या है? एक इंजीनियर की एक डॉक्टर की लगभग सेम है। तो सेम पोजीशन पे अगर मोबिलिटी हो रही है तो उसको हॉरिजेंटल मोबिलिटी यानी कि क्षैतिज गतिशीलता कहा जाता है। सेम पोजीशन पे अगर मोबिलिटी, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आदमी जो है बेंगलोर में किसी ऑफिस में तलब,
एक आदमी जो है बेंगलोर में किसी ऑफिस में क्लर्क था, और उसी सेम ऑफिस में दिल्ली में जो है वो, उसी सेम ऑफिस में, मतलब सेम कंपनी थी, उस कंपनी की ऑफिस में वो क्लर्क बना, लेकिन वहां पे उसका ट्रांसफर हुआ, लेकिन वहां पे भी वो क्लर्क बना। तो बेंगलोर में भी क्लर्क था, दिल्ली में भी क्लर्क रहा। ठीक, तो पोजीशन तो चेंज हुई, है ना, बेंगलोर से दिल्ली पहुंच गया, लेकिन क्लर्क के क्लर्क ही रह गया, इसीलिए वो इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी या क्षैतिज गतिशीलता। वर्टिकल मोबिलिटी क्या है? अप टू डाउन मोबिलिटी जो होती है उसको वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। अप टू डाउन, अप टू डाउन मोबिलिटी क्या है? या डाउन टू अप मोबिलिटी। अप टू डाउन, वर्टिकल में दो होती हैं, अपवर्ड मोबिलिटी और डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो पहले हम लोग वर्टिकल समझते हैं। वर्टिकल कहते हैं या तो पोजीशन आपकी नीचे आ रही है या ऊपर से। एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि एक रिक्शा पुलर था, ठीक, वो बाद में एक कुली था, अभी रिसेंट एग्जाम्पल है, एक कुली था, वो पढ़ लिख के जो है आईएएस ऑफिसर बन गया, तो उसकी मोबिलिटी बढ़ गई, ऊपर की तरफ गई, तो इसको भी वर्टिकल मोबिलिटी कहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसको अपवर्ड मोबिलिटी कहेंगे, क्योंकि उसकी पोजीशन जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ गई, तो इसीलिए उसको अपवर्ड मोबिलिटी कहेंगे। ठीक, एक कुलीग था, वो उसकी उसकी पोजीशन कुछ और रही होगी, ठीक, लेकिन वो पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बन गया, तो वो वर्टिकल मोबिलिटी का पार्ट हो गया। ठीक, और वर्टिकल में भी किसका पार्ट हो गया? अपवर्ड मोबिलिटी का, क्योंकि उसकी पोजीशन नीचे से ऊपर जा रही है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कार्यक्षेत्र गतिशीलता, यानी कि वही है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, कार्यक्षेत्र गतिशीलता या ऊपर की ओर गतिशीलता किसको कहेंगे? जब आपकी पोजीशन जो है ऊपर से नीचे चेंज हो, तो उसको कार्यक्षेत्र गतिशीलता कहते हैं। जैसे कि एक पुलिस जो है बाद में पढ़ लिख के आईएएस ऑफिसर बन गया, तो वो क्या है? आपको कार्यक्षेत्र गतिशीलता है। ठीक, कार्यक्षेत्र गतिशीलता भी दो तरह की होती है, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो यहाँ पे पुली क्या है? पुली आईएएस ऑफिसर बन गया तो ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ऊपर की ओर गतिशीलता इसी को कहेंगे। ठीक, ऊपर की ओर गतिशीलता इसी को कहेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है डाउनवर्ड मोबिलिटी का, हम लोग देखते हैं। डाउनवर्ड मोबिलिटी क्या है? डाउनवर्ड मोबिलिटी कहते हैं जब नीचे की तरफ, आपकी पोजीशन नीचे की तरफ, जैसे एक आईएएस ऑफिसर था, उसने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद जो है वो आ, ठेले बेच रहा, ठेले पे जो है कुछ भी बेच रहा है, तो उसका क्या हो गया? डाउनवर्ड मोबिलिटी हुई, पोजीशन वहां पे भी ऊपर से नीचे चेंज हुई, वर्टिकल ही हुई। ठीक, वर्टिकल हुई, लेकिन कार्यक्षेत्र ही हुई, लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है, इसीलिए इसको डाउनवर्ड मोबिलिटी या नीचे की ओर गतिशीलता कहा जाता है। ठीक, जैसे एक आईएएस ऑफिसर जो है रिजाइन करने के बाद उसकी पोजीशन इतनी खराब हुई कि वो जाके ठेले पे सब्जियां बेच रहा है, तो ये क्या है? एक तरह से डाउनवर्ड मोबिलिटी। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी मतलब कि एक भाई था, सेम जनरेशन का है, तीन भाई हैं, तीनों जो है सेम जनरेशन के होंगे, 1 2 3, सेम जनरेशन के तीनों हैं। अब यहाँ पे मोबिलिटी कैसे हुई? ये मान लेते हैं कि फार्मर था, यानी कि किसान था, एक फार्मर था यानी कि किसान था, तो ये जो है क्या बन गया? दूसरा वाला भाई जो है वो इंजीनियर बन गया, तो मोबिलिटी हुई ना, फार्मर से इंजीनियर। ठीक, और जो तीसरा भाई है वो क्या बन गया? पॉलिटिशियन बन गया, पॉलिटिशियन बन गया। अब इंजीनियर से ऊपर की पोजीशन किसकी होती है? पॉलिटिशियन की होती है। तो एक तरह से इंटर जनरेशन, मतलब एक ही जनरेशन में मोबिलिटी हो रही है, अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता हो रही है। इस तरह की गतिशीलता को अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता यानी कि इंटर जनरेशनल मोबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंट्रा। इंट्रा कहते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, अंतरा पीढ़ीगत गतिशीलता कहते हैं इसको। इंट्रा मतलब, ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये, कि एक इंडिविजुअल है, उसके जो ग्रैंडफादर थे, इंडिविजुअल के ग्रैंडफादर जो थे वो क्लर्क थे। ठीक, उसके जो फादर थे वो एक पुलिसमैन बने। ठीक, अब वो खुद यानी कि जो सन है वो क्या बना? आईएएस ऑफिसर। ठीक, तो अब यहाँ पे जो मोबिलिटी हो रही है वो इंट्रा जनरेशनल होगी।
पहली जनरेशन में क्लर्क, दूसरी जनरेशन में पुलिस, तीसरी जनरेशन में आईएएस ऑफिसर। तो इसी को अंतरा पीढ़ीगत गतिशीलता कहा जाता है, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, ये मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। हम लोग इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। तो जो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो दो तरह से होता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव क्या हो सकते हैं? द अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो इनेबल करता है कंज्यूमर को टू हैव ग्रेटर चॉइस, ताकि उनके पास अच्छी चॉइस हो, कुछ भी वो खरीद सकते हैं। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मौजूद हैं, तो जैसा प्रोडक्ट वो चाहते हैं वैसा वो खरीद सकते हैं। एंड एंजॉय द इम्प्रूव क्वालिटी, और क्वालिटी भी देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। एंड लोअर प्राइस, और कम प्राइस में, क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में होती हैं तो उसकी प्राइस भी कम होती है। फॉर सेवरल प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए आप जो है आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल सकती है, चॉइस भी अच्छी मिल सकती है, कि मतलब ये नहीं तो दूसरी चीज़ खरीद सकते हैं, प्राइस भी अच्छी मिल सकती है। ठीक, तो ये पॉजिटिव चेंज है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों की उपलब्धता होती है। ठीक, ये सकारात्मक प्रभाव है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देने और कई उत्पादों के लिए बेहतर गुणवत्ता पाने और कम कीमतों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। ठीक, तो कम कीमत में भी मिल जाता है, गुणवत्ता भी अच्छी होती है, कई विकल्प मिल जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं का बहुत फायदा होता है। ठीक, दिस लीड टू हायर स्टैंडर्ड लिविंग। अब आपको जब बहुत ज़्यादा अच्छी चॉइस मिल गई, सस्ते दाम में सामान भी मिल जा रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है। आपके लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं लेकिन अवेलेबिलिटी ही नहीं है सोफा खरीदने की। ठीक, तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ सकता है। ठीक, जब अवेलेबिलिटी होगी प्रोडक्ट की तभी आप उसको खरीद सकते हैं, तभी आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हाई स्टैंडर्ड बढ़ा लिविंग का, इससे जीवन स्तर ऊंचा हुआ। ठीक, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई में जो है इंक्रीज हुआ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो है नई नई जॉब क्रिएट हुई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कुछ उद्योगों में नई नौकरियों का सृजन हुआ, मतलब नौकरियां बढ़ी। ठीक, ये सब सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव चेंज थे। नेगेटिव देखते हैं, यानी कि नकारात्मक चेंज क्या थे। नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड ग्रेटर इनइक्वालिटी, ग्रेटर इनइक्वालिटी, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई। ठीक, आपस में जो है असमानताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव में शामिल है अधिक असमानता, मतलब असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक, इंक्रीज करप्शन, करप्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ा, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा बढ़ा। ठीक, प्रोडक्ट इन सॉवरेंटी, इरोजन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी एंड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक, तो बहुत सारी रिडक्शन इन सॉवरेंटी, मतलब सॉवरेंटी में रिडक्शन हुआ, इरोजन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी खत्म होने लगी, और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का भी डिग्रेडेशन शुरू हो गया। संप्रभुता में कमी आई, सांस्कृतिक पहचान में कम का क्षरण, और पर्यावरण का क्षरण होना शुरू हो गया। ठीक, तो आपकी सांस्कृतिक पहचान भी बिगड़ने लगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर भी ग्लोबलाइज हुए, तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए। तो एक तरह से आपकी सांस्कृतिक पहचान भी खत्म होने लगी, और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचने लगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए और उसके लिए वो पर्यावरण का से रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो ये नकारात्मक गतिशीलता थी। नकारात्मक जो है इफेक्ट थे, प्रभाव थे इसके ग्लोबलाइजेशन के, यानी कि वैश्वीकरण। ठीक, बाकी और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग लीव करते हैं। कल से हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। कल से 2 से 4 क्लासेस होंगी डेली। अब जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक 2 से 4 क्लासेस डेली होंगी, क्योंकि हम लोग अक्टूबर
30 अक्टूबर तक हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, रिवीजन एंड क्वेश्चन ही चलेगा उसके बाद, ताकि मतलब हम लोगों को पेपर के वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो प्रीवियस ईयर का था और पेपर में पूछा जाए, हम उसका आंसर ना कर पाए। तो इस लेवल पे हमारी तैयारी होनी चाहिए। हाँ, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, ऐसा नया कॉन्सेप्ट पूछ लेता है जिसके बारे में आपने पढ़ा नहीं, तो उसका आंसर अगर आप नहीं दे पाते हैं तो वो चल जाता है, उसमें आपको उतनी मतलब तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी है लेकिन उसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको दिक्कत होती है, उसके लिए आपको तकलीफ होती है। तो आपको इतना पढ़ना है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कॉमनली पूछे जाते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ताकि वो छोटी मोटी गलतियां ना हो। ठीक। ऑल्दो 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जो बहुत नए होते हैं, पूछे ही जाते हैं, जिनका आंसर जो है बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो वो क्वेश्चन अगर छूटते हैं तो चलने लायक। ठीक। और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, अगर आप 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन छोड़ भी दें तो क्या फर्क पड़ता है। वैसे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब अगर गलत भी हो गए 5 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वरना लीव करते हैं क्लास। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।